ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो आपका चैप्टर है वो है आपका 6th चैप्टर एंजाइम्स। तो बात करेंगे आज एंजाइम्स के बारे में। डेफिनेशन जान लेते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दैट एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। और किसकी तरह काम करते हैं वो? बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट जान लेते हैं क्या होता है। कैटलिस्ट वो चीजें होती हैं, वो केमिकल होते हैं जो या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे। ठीक है। अब एंजाइम क्या है? हमारी बॉडी में ही पाया जाता है, इसीलिए उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? बाय एक्सिलरेटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपके शरीर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनको वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। उसके जैसे कोई रिएक्शन अगर 5 मिनट में होनी है, ठीक है, नॉर्मली, तो वो क्या कर देंगे, उसको स्पीड अप कर देंगे। जिससे क्या होगा, वो रिएक्शन जो 5 मिनट में हो रही थी वो आपकी केवल 2 या 3 मिनट में ही हो जाएगी। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच एंजाइम में एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अच्छा, एंजाइम क्या है? बिना सबस्ट्रेट के काम नहीं करता है। एंजाइम काम करेगा केवल सबस्ट्रेट पे। और सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे कि आप अगर प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, या जो भी चीजें आप इंजेस्ट कर रहे हैं उनको ये पचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट होगा उसी पर एंजाइम काम करेगा। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरीके से सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। उसके ऊपर उसको पचाने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए या उसको एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में बदलने के लिए क्या काम करेगा? आपका एंजाइम उस पर वर्क करेगा। ठीक है। एंड द एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल नोन एज प्रोडक्ट। और यही एंजाइम क्या करेगा, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदल देगा। ठीक है। जब तक वो कार्बोहाइड्रेट है तब तक वो क्या रहेगा? सबस्ट्रेट रहेगा। ठीक है। और जैसे ही एंजाइम उससे मिल जाएगा या रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो नया प्रोडक्ट कोई दूसरा बना देगा। ठीक है। तो इसीलिए लिखा है एंड द एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द डिफरेंट मॉलिक्यूल नोन एज प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन है आपकी, एंजाइम इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम क्या होती है? एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है दैट कैटलाइज। ठीक है। जो क्या करेगी? किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करेगी या इंक्रीज कर देगी उसके होने की दर को। ठीक है। ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कहाँ करेगी? केवल लिविंग सेल में, इन लिविंग सेल, ऑल कॉल्ड एंजाइम। वो क्या कहलाएगी? आपकी एंजाइम कहलाएगी। एक और इसका डेफिनेशन है, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। ठीक। अ थिंग दैट कॉज चेंजेस। कैटलिस्ट क्या है? एक ऐसी चीज जो चेंजेस कॉज करे। ठीक है। दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो एंजाइम ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कैटलाइज करते हैं किसको? आपकी केमिकल रिएक्शन को। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ऊपर है आपका सबस्ट्रेट, यानी कि जो भी आपने खाया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है। तो ऊपर है सबस्ट्रेट और नीचे है एंजाइम आपका। ठीक है। ये देखिए, ये एंजाइम है आपका। ठीक है। तो ऊपर सबस्ट्रेट है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? ये दोनों मिलकर बना लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये बना लेते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होगा? ये जो सबस्ट्रेट है वो वहां से हट जाएगा, एंजाइम वहां से हट जाएगा, और ये जो सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और बीच में ये एक्टिव साइट दी हुई होती है दोनों के बीच में। ठीक है। ये एंजाइम होता है, उसी के अंदर एक्टिव साइट होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। तो एंजाइम कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में। केवल नॉर्मली वो जो रिएक्शन हो रही होती है केवल उसको स्पीड अप करने का काम करता है, और स्पीड अप करके और वापस अपना सेम पोजीशन में लौट आता है। बस वो क्या करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी बदल देता है। ठीक है। तो ये इसके स्टेप है। पहला स्टेप है सबस्ट्रेट और एंजाइम पास में आएंगे। दूसरे में क्या है? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और तीसरे उसमें क्या करेंगे? ये एंजाइम अपना अलग हट जाएगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है। जो भी चीज इससे आके मिली थी उसको ये कन्वर्ट कर देगा स्मॉलर पार्टिकल्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स जान लेते हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज एंजाइम है या नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी।
तो पहला है इसका, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन जो है उसके होने को टाइमिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। अच्छा एक चीज और है, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसके लिए अलग एंजाइम होगा, आप प्रोटीन खा रहे हैं उसके लिए अलग एंजाइम होगा, आप फैट खा रहे हैं उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम अलग होगा, ये सब आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपका जो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि तो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं ये अपने सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, फिजिकली एंजाइम्स एक्ट एज कोलॉइड। फिजिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे, कोलॉइडल नेचर के, जैसे कि आप पानी में कोई चीज घोल देते हैं तो वो तैरती रहती है, तो उस तरीके का कोलॉइड नेचर का दिखाई देगा। और एज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, और ये कैसे होते हैं, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन आप जानते ही हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है आपकी अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एंजाइम आपका काम नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट है, दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6 to 8। एंजाइम जो होता है आपका 6 से 8 पीएच तक क्या करता है, ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाता है, मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है इतने पीएच पर, 6 से 8 पीएच के बीच में। अगर इससे नीचे होगा तो भी वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम नहीं दिखा पाएगा, अगर 6 से 8 से ऊपर होगा तो वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। ऑल एंजाइम्स इन आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, सारे एंजाइम जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं, बट नॉट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स। अगला पॉइंट है, मोस्ट एंजाइम्स इन द लिक्विड मीडियम आर इनएक्टिव एट 60 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपके जो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड मीडियम में इनएक्टिवेट हो जाते हैं अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो। उसके बाद है, दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो भी छोटे छोटे मोनोसैकेराइड में टूट जाता है, ठीक है, प्रोटीन खाते हैं तो अमाइनो एसिड में, फैट खाते हैं या लिपिड खाते हैं तो फैटी एसिड में, ठीक है, तो वो यही काम करता है, दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। तो बड़े मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, ठीक है, जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम डू नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एंजाइम कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, दे हेल्प टू एक्सीलरेट इट। ये केवल क्या करेगा, रिएक्शन को क्या करेगा, जल्दी करवा देगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अ रिएक्शन। एंजाइम हमेशा रिएक्शन के बाद अनचेंज रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। चेंज जो आता है केवल आपका आता है सबस्ट्रेट में, वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट जाता है, यानी कि अगर पॉलीसैकेराइड है तो वो डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसको दोबारा भी काम करना है, ठीक है। तो एंजाइम हमेशा रिमेन अनचेंज आफ्टर अ रिएक्शन because they do not directly involve in it, thus can work again। तो एंजाइम क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है किसी रिएक्शन में, इसकी वजह से वो अनचेंज रहता है और दोबारा से काम कर पाता है हमारी बॉडी के अंदर। अगला पॉइंट है, एंजाइम्स आर थर्मोलिबाइल। यानी थर्मोलिबाइल क्या, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हीट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो वो थर्मोलिबाइल कहलाती है। तो एंजाइम्स जो होते हैं आपके थर्मोलिबाइल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, और तो हाई टेम्परेचर पे इट डीनेचुरेट क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हैं या फीवर आता है हाई ग्रेड आपको, तो आपकी जो पाचन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, यानी कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से अपने खाने को, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नामकरण, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से है, IUB एंड MB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं इसमें, ट्राइबल नेम ऑफ एंजाइम, ठीक है। इसमें डिवाइड किया, देखो पहला है ट्राइबल, दूसरा है IUB क्लासिफिकेशन, इस तरीके से डिवाइड किया। तो पहला जान लेते हैं, ट्राइबल नेम ऑफ एंजाइम। द नेम
ऑफ एंजाइम्स यूजुअली एंड्स विद सफिक्स एज। जितने भी एंजाइम होंगे, मैक्सिमम एंजाइम होंगे, उनके पीछे सफिक्स माने पीछे लगने वाला, प्रीफिक्स माने आगे लगने वाला, तो सफिक्स यानी कि पीछे लगने वाला। तो जितने भी एंजाइम है मैक्सिमम, उनके पीछे क्या लगा होगा, एज लगा होगा, ASE। तो उसे देखकर आप पहचान सकते हैं ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल है सुक्रेज कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज क्या है, एक तरह की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको पचाने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, सुक्रेज। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करेगा, आपका कैटलाइज करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, तो कॉमन नेम एंजाइम के क्या हो सकते हैं जिसमें कोई एज नहीं लगा होगा, जैसे कि पेप्सिन हो गया और आपका ट्रिप्सिन हो गया, ये क्या है, इसमें एज नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, एंजाइम। तो ये क्या है, आपका कॉमन नेम। चलिए, तो ये था ट्राइबल नेम ऑफ एंजाइम। अब बात करते हैं IUB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन दे कैटलाइज। ठीक है, IUB क्लासिफिकेशन में क्या है, जिस तरह की भी रिएक्शन ये कैटलाइज करेंगे उसी तरह इसका नाम पड़ जाएगा। जैसे पहला हम जान लेते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो ऑक्सीडो से क्या समझ में आता है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्टेज रिडक्शन से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, और बाद में इन्होंने क्या लगा दिया, एज, तो इसी से बन गया ये ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, दूसरा है आपका ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस आपको समझ में आ रहा है, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक ही जो ग्रुप होगा, एक ही केमिकल होगा, उसके अंदर जो ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, इस ग्रुप को उधर लगाएगा, उस ग्रुप को इधर लगाएगा। ठीक है, ट्रांसफर करेगा ग्रुप्स का। ठीक है, तो वो हो गया ट्रांसफेरेजेस। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोलिसिस। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नाम की रिएक्शन जहां पर भी होगी तो वो एंजाइम कौन कराएगा, हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आता है लाइएसिस। लाइएसिस का काम होता है ऐड या रिमूव करना किसी एटम को। ठीक है, फ्रॉम डबल बॉन्ड। ठीक है, जहां भी डबल बॉन्ड होंगे तो वहां क्या करेगा, वहां पे उसको बॉन्ड को तोड़ के या तो ऐड कराएगा वहां पे नया कोई ग्रुप, या फिर उसको बिल्कुल सिंगल बॉन्ड बना देगा डबल बॉन्ड से। ठीक है, लाइएसिस का काम होता है किसी भी एटम को जोड़ना या हटाना डबल बॉन्ड में से। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोमेरेसिस की। आइसोमेरेसिस जो एंजाइम होता है वो आपका काम करेगा एटम को रीअरेंज करने का। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में, आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला आपका सेम रहता है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या था, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, लेकिन उसको बनाने के तरीके कई सारे थे। ठीक है, तो वो सारा आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, एक OH ग्रुप लेफ्ट में लगा है, एक H ग्रुप राइट में लगा है, तो राइट वाले को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट वाले को राइट कर दो, आप बस इतना ही करना है, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। तो आइसोमेरेसिस एंजाइम क्या करता है, रीअरेंज कर देता है इसी तरीके से आपके एटम्स को। छठा है आपका लाइगेसिस। लाइगेसिस क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल को, इसका काम है जोड़ने का। लेकिन कैसे जोड़ेगा, ये ATP को यूज करके ही किसी मॉलिक्यूल को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया IUB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद है आपका सिस्टेमिक नेम, सिस्टमैटिक नेम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUB एंजाइम्स हैज टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है आपका, नेम ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जिस भी चीज को वो डाइजेस्ट कर रहा है या उसकी रिएक्शन को करवा रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसको करवा रहा है तो उसके नाम पे है। ठीक है, तो जो भी सबस्ट्रेट होगा उसी के नाम पे उसका फर्स्ट पार्ट रख दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन, जिस तरह की भी वो रिएक्शन करवा रहा है उसी पर उसका नाम रख दिया जाएगा और बाद में एज लगा दिया जाएगा। जैसे जान लेते हैं हम, एक आपका कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम क्या होगा, लैक्टेट। क्या होगा, लैक्टेट। और कौन सी रिएक्शन करवाता है वो लैक्टेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है, यानी कि डी माने हटाना, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन करवा रहा है और इसमें लास्ट में एज लग जाएगा, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसका नाम पड़ जाएगा, जो एंजाइम लैक्टोज को पचाएगा। ठीक है, या डाइजेस्ट करेगा।
इस तरीके से ये 3 नाम हो गए आपके। अब बात करते हैं हम इसी नंबर की, तो ये आप जो लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक है, और आपके सिलेबस में है भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपके ये दिए हुए हैं किस तरह की रिएक्शन है, कैसे कैसे हो रही है, लाइसिस, आइसोमेरेसिस, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था सारा, ठीक है, उसे डीप में दिया गया है। अब बात करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम अगर आपकी बॉडी में काम कर रहा है, आपके शरीर में काम कर रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको इफेक्ट करेंगी, काम नहीं करने देंगी या उसके काम को बढ़ा देंगी, ठीक है। तो पहला बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि जो भी चीज आप खा रहे हैं, जो भी चीज को पचाना है, तो वो क्या है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कांस्टेंट, यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा देते हैं, यानी कि आप बहुत सारा लैक्टोज खा रहे हैं मान लीजिए, तो लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट है यहाँ पे, या कोई प्रोटीन खा रहे हैं या कोई फैट खा रहे हैं या लिपिड खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सबस्ट्रेट की तरह है, ठीक है। अब आपने ज्यादा खा लिया, कई बार आपने देखा होगा ज्यादा खा लेने से आपको डाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, वो इसीलिए नहीं हो पाता है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे। तो कंसंट्रेशन आपने किसका बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट का बढ़ा दिया, ठीक है, और आपने जो एंजाइम था उसको रखा उतना का उतना ही, ऊपर से कोई एंजाइम आपने नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो एंजाइम उतने ही है, सबस्ट्रेट ज्यादा हो गए, तो इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो शुरुआत में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट व्हेन ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट, जब जितने एंजाइम थे, जैसे मान लो 4 एंजाइम थे और 10 थे कितने आपके सबस्ट्रेट, तो जब तक शुरू में 4 सबस्ट्रेट आपके 4 एंजाइम से मिल रहे थे तब तक तो रिएक्शन तेज हो रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास एंजाइम तो कांस्टेंट है, यानी कि 4 एंजाइम है, तो जब भी 5वां रिएक्शन होगी आपकी, 5वां सबस्ट्रेट आएगा, तो वो फिर स्लो हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो फर्दर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब फिर आप कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे, डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास एंजाइम क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन वहां से बढ़ेगी नहीं, ठीक है, उतनी की उतनी रहेगी, शुरुआत में बढ़ेगी केवल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बना के दिखाया है, आपके पास 10 सबस्ट्रेट हैं, 6 एंजाइम्स हैं, तो शुरू में क्या होगा, जो 6 एंजाइम और 6 सबस्ट्रेट मिलेंगे, तो वो खूब अच्छे से बढ़िया से खूब तेज रिएक्शन होगी, जल्दी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन जैसे ही आपके एंजाइम सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसके बाद आपके सबस्ट्रेट जो है पड़े रहेंगे, उनके पास एंजाइम नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगी, वो स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। देखिए ऊपर दिया हुआ है, मैंने डायग्राम में दिखाया है, सबस्ट्रेट, ये देखिए सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट ये रही, और एंजाइम, ठीक है, ये एक्टिव साइट ही होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट चेंज होता है। अब बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जे सेम आपका, जैसे मैंने ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताया था, सेम ऐसे ही होगा, यानी कि अगर आपका एंजाइम हम बढ़ा दें और सबस्ट्रेट आपके कम रहे हैं, चलिए देखते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कांस्टेंट, यानी हमने क्या किया, एंजाइम तो बहुत सारे बढ़ा दिए, ठीक है, और जो आपका सबस्ट्रेट है उसको कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, शुरू में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। बट व्हेन ऑल द सबस्ट्रेट आर ऑक्यूपाइड एंजाइम, ठीक है, जब सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट से मिल जाएंगे, ठीक है, तो फर्दर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सेम ऐसा ही जो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दे रखा है, तो सेम ऐसे ही इन्होंने उल्टा कर दिया है, बस अब एंजाइम बढ़ा दिए हैं और आपका जो है सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में इंक्रीज होगी और बाद में इंक्रीज नहीं होगी। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है जो आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है। तो द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज इनिशियली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी कि जब शुरुआत में आप एंजाइम जब रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका इनिशियली टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं जैसे ही आप, तो आपकी जो रिएक्शन है या इफेक्ट है टेम्परेचर का किसी रिएक्शन पे या एंजाइम पे, तो क्या होगा, बट दिस इंक्रीज इन ऑब्टेन टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही ये अच्छे से काम करेगा, और शुरुआत में जैसे जैसे आप 38 तक बढ़ाएंगे तो ये अच्छे से काम करेगा आपका एंजाइम,
ठीक है। लेकिन 38 के ऊपर अगर आप बढ़ाते हैं तो वो नहीं काम करेगा, या 35 से नीचे ले जाते हैं तो वो उतना अच्छे से नहीं काम करेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम काम करता है, जो कि है आपका 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर में डीनेचर द एंजाइम, यानी कि अगर आप 38 से भी और ऊपर ले जाते हैं टेम्परेचर को तो क्या होगा, वो एंजाइम को क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा, यानी कि वो टूट जाएगा, एंजाइम खराब हो जाएगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अगला इफेक्ट ऑफ पीएच, यानी पीएच का इफेक्ट क्या होता है, या एसिडिक नेचर में काम कर रहा है आपका एंजाइम, या बेसिक नेचर में काम कर रहा है, एल्कलाइन नेचर में, ठीक है। तो देयर इज अ रेंज ऑफ ऑप्टिमम पीएच इन विच एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज शो। एक पर्टिकुलर रेंज होती है, जैसे टेम्परेचर की आपकी रेंज थी 35 से 38 के बीच में काम करता था, सेम इसी तरीके से आपकी पीएच की भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, जो है आपकी जनरली फ्रॉम 6.4 से 7.5, इसके बीच में आपका जो एंजाइम है वो अच्छे से काम करेगा, और इससे नीचे जाएंगे तो नहीं काम करेगा, इससे ऊपर जाएंगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो आपका पीएच 2.0 पर भी काम करता है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो 6 से 8.5 पीएच तक काम करता है। तो ये दो आपके एक्सेप्शन है, बाकी जितने आपके एंजाइम हैं वो 6.4 से 7.5 के बीच में ही काम करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, यानी कि यूवी रेज का क्या इफेक्ट होता है आपके एंजाइम के ऊपर। तो यूवी रेज जैसा कि आप जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ये क्या करती है, डीनेचर द एंजाइम, आपके एंजाइम को क्या कर देगी, डीनेचर कर देगी, खराब कर देगी, उसको तोड़ देगी। सो द एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर, यानी इनहिबिटर माने ऐसी चीज जो एंजाइम को इनहिबिट कर दे, काम ना करने दे, ठीक है। इनहिबिटर प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो ये क्या करेगा, एक्शन नहीं करने देगा एंजाइम को, ठीक है। सो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दो डिक्रीज, सो दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे। सीधी सी बात है, जब आपका एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सातवां पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। अच्छा, जैसे इनहिबिटर था तो वो एंजाइम को काम नहीं करने दे रहा था, ठीक है, ऐसे ही एक्टिवेटर्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंजाइम को, और ज्यादा काम करने को के लिए एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेटर इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो एक्टिवेटर क्या करेंगे, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। सो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल रोल ऑफ एंजाइम, यानी कि इनका आपके जो बीमारियां हैं उसमें क्या यूज है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आपके एंजाइम्स का क्या यूज होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, गैलेक्टोसाइडेज इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस इन चिल्ड्रन, यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो, तो उनमें दूध नहीं पचता है, ठीक है। तो दूध में क्या होती है, लैक्टोजन नाम की शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, उसको पचाने के लिए कौन काम आता है एंजाइम, आपका गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो काम आता है, ठीक है, उसको पचाने के लिए। तो वो जिसको दूध नहीं पच रहा है तो उसको कौन सा एंजाइम दिया जाता है, गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा है आपका एल एस्पार्जिनेज, ठीक है, इज यूज टू ट्रीट कैंसर ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया नाम का जो कैंसर होता है उसमें आपका एल एस्पार्जिनेज यूज होता है। तीसरा है पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज आर यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि आपके जीआईटी में अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, फैट है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपका अगर कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये सब तरीका क्या है आपका जीआईटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। तो उनको सही करने के लिए, अब जैसे प्रोटीन नहीं पचा पा रहे हैं आप, तो आपको क्या दिया जाएगा, पेप्सिन एंजाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फैट नहीं पचा पा रहे हैं, लिपिड नहीं पचा पा रहे हैं, तो आपको लाइपेज एंजाइम दिया जाएगा। एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम होता है आपका अमाइलेज, ठीक है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एमाइलेज एंजाइम दिया जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है किसके काम में आता है, यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, ठीक है,
तो काइमोरल फोर्ट नाम की एक टैबलेट आती है, उसमें काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दिया होता है। ये क्या एंजाइम क्या करता है, आपके अंदर जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, चोट लगी है, तो उसके काम में आता है, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, अगला है नेटोकाइनेस इज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा की कमी अगर आपके ब्लड में हो रही है तो नेटोकाइनेस नाम का एंजाइम आपको दिया जाएगा उसको ट्रीट करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका प्लाज्मा जो है बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज आर यूज टू ट्रीट थ्रम्बोसिस। ठीक है, थ्रम्बोफॉर्म नाम का ट्यूब आता है, देखा होगा आपने, जब इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, तो वहाँ बहुत सारा आपके थ्रम्बोसिस हो जाती है। ठीक है, तो थ्रम्बोसिस को सही करने के लिए क्या दिया जाता है आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, कोलेजन इज यूज टू ट्रीट स्किन अल्सर, स्किन में अगर आपकी अल्सर हो जाते हैं तो कोलेजिनेज नाम का आपका एंजाइम दिया जाता है। यूरिकेज इज यूज टू ट्रीट गाउट, यूरिकेज एंजाइम है वो गाउट में दिया जाता है आपको, गाउट को ट्रीट करने के लिए, जिसे हम हिंदी में गठिया भी कहते हैं, हड्डियों की जो आपकी बीमारी होती है। लाइसोसोम इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, और लाइसोजाइम जो आपका एंजाइम है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यूरोकाइनेज इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ठीक है, यूरोकाइनेज कब दिया जाएगा, जब आपके ब्लड है जो अंदर बह रहा है उसमें जो अगर क्लॉट आ जाते हैं तो आपको यूरोकाइनेज नाम का एंजाइम दिया जाता है। ठीक है, अब थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल रोल ऑफ एंजाइम। थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ग्लूकोज आइसोमरेजेस इज यूज्ड टू प्रोडक्शन इन हाई फ्रक्टोज सिरप, यानी कि हाई फ्रक्टोज सिरप अगर आपको बनाना है तो उसमें कौन सा एंजाइम लगेगा, ग्लूकोज आइसोमरेजेस। ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर हाई फ्रक्टोज सिरप बन रहा होगा तो वहाँ ग्लूकोज आइसोमरेजेस नाम का एंजाइम जो है वो लोग यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है, इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल अब्यूज इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस। ठीक है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो दो चीजों में काम आएगा डायग्नोस करने में। एक तो अल्कोहल अब्यूज के पता चलेगा इन्होंने अल्कोहल ज्यादा लिए कि नहीं लिए, और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस अगर हो रहा है और इन्फेक्शन है तब भी यूज किया जाएगा उसको पता करने के लिए, केवल डायग्नोसिस में काम होगा, ट्रीटमेंट में नहीं। ठीक है, पेनिसिलिन एसाइलेज इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन नाम की ड्रग बनाने के लिए उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, पेनिसिलिन एसाइलेज। उसके बाद है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस एंड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया और हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस को पहचानने के लिए लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम की आपको नीड होगी। अगला पॉइंट है एमाइलेज इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी पैंक्रियाज होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप जब पहचानना चाहते हैं तो आपको अमाइलेज नाम का एंजाइम जो है वो यूज करना पड़ेगा उसकी डायग्नोसिस में। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बचता है आपका, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। और आपका एक और टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारा दोनों मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।